हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंजम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं फिर से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के एक और सेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आज फ्लावर्स के बारे में और उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने रूट्स पढ़ लिए, हमने स्टेम पढ़ लिया है, वो क्या क्या फंक्शन करते हैं वो सब चीजें पढ़ ली है। इस चैप्टर में अब आएगा नेक्स्ट फ्लावर, उसके पार्ट्स, उनका अरेंजमेंट, उसके टाइप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज फ्लावर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन्फ्लोरेसेंस की, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? देखो, आपको पता है किसी भी प्लांट के ऊपर एक टाइम लिमिट के बाद फ्लावर्स आने चालू हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो किसी प्लांट पर जो फ्लावर्स लगे हुए होते हैं वो कहां लगे हुए होते हैं? सर, वो ब्रांचेस पर लगे हुए हो सकते हैं, वो डायरेक्टली स्टेम पर लगे हुए हो सकते हैं। उनका जो अरेंजमेंट होता है, फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, आपकी बुक में दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस दे रखे हैं, एक रेसिमोस और एक साइमोस। समझाता हूं कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, अ फ्लावर इज एन मॉडिफाइड शूट वेयर द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस इनटू द फ्लोरल मेरिस्टम। अब इस लाइन का मतलब क्या है पहले मैं वो बताता हूं। तो देखिए, जैसे एक प्लांट है, ये प्लांट का स्टेम है और उसके ऊपर शूट एपिकल मेरिस्टम लगा होता है। शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, जो क्या बनाएगा आगे चल करके शूट एपिकल मेरिस्टम डिफरेंट टिश्यूज बनाता है, लीव्स बनाता है, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा। तो जो वो न्यू टिश्यू बनाता है। ओके, यहां लगी होती है लीव्स, और आपको पता है लीव्स कैसे लगी हुई होती हैं? लीव्स लगी हुई होती हैं, पुरानी वाली लीव्स नीचे और नई वाली लीव्स ऊपर लगी होती है, उसको एक्रोपिटल ऑर्डर बोलते हैं। करेक्ट। अब ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, अगर ये नॉर्मली बात बताऊं तो न्यू टिश्यू बनाएगा, उसमें लीव्स बन सकती हैं। अब ये शूट एपिकल मेरिस्टम अगर कन्वर्ट हो जाए फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर, ठीक है, तो जनरली अगर वो शूट एपिकल मेरिस्टम लीव्स बना रहा है और उसके बाद अगर वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम के अंदर, मान लो मैं यहां लिख देता हूं कि ये कन्वर्ट हो गया फ्लोरल मेरिस्टम में, तो ये आगे चल करके क्या बनाएगा? तो ये आगे चल करके बनाएगा फ्लावर। ठीक है, और इसी जगह पर निकल जाएगा बाद में फ्लावर और उसके पार्ट्स। क्या बना देता हूं मैं, क्या निकल जाएंगे? फ्लावर और उसके पार्ट्स, ऐसे कुछ इस तरह से फ्लावर्स निकल जाएगा। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, अगर वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में, तो वहां पर लीव्स की जगह फ्लावर बनना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट wherein the shoot apical meristem changes into the floral meristem। लाइन समझ में आई है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स टू कंडेंस्ड। अब होगा क्या? ऐसा माना जाता है कि फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो लीव्स का ही मॉडिफिकेशन है, मतलब निकलनी चाहिए थी लीव्स और निकल गई फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स। तो एक बात सुनो, हमें पता है कि लीव्स जो है इन लीव्स के बीच में जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं इंटरनोड, है ना, इंटरनोड कहते हैं। अब एक बात सुनो, अगर बाई चांस ये इंटरनोड वाला एरिया एकदम कंडेंस हो जाए तो क्या लीव्स एकदम पास पास में नहीं आ जाएंगी? बिल्कुल आ जाएगी। और अगर मैं बोलूं कि लीव्स नहीं निकल करके फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं अगर वो निकले, तो निकलनी चाहिए थी लीव्स, निकल गए फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स। तो हुआ क्या? तो कुछ इस तरह से फ्लावर के पार्ट्स बनते हैं। फिर जैसे मान लो ये फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स हैं, और यूं, तो ये सब ऐसे मानते हैं कि लीव का मॉडिफिकेशन है, मतलब निकलनी चाहिए थी लीव और निकल गए फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स। तो यहां पर ऐसा अगर मैं मानूं कि बहुत सारी लीव्स निकलनी चाहिए थी, ठीक है ना, उसी गुच्छे पर फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स निकल गए, तो
एक बार के लिए इंटरनोड को शॉर्ट होना पड़ेगा, कंडेंस होना पड़ेगा, तो ऐसा मानते हैं कि सब एक ही टिप पर लगे हुए, मतलब वो इंटरनोड जो है वो कंडेंस हो गई एकदम, और उसके बाद पत्तियों की जगह पर फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स निकल गए सारे। तो ये लाइन ये कह रहे थे, द इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सेस गेट्स कंडेंस्ड। The apex produces different kinds of floral appendages. Floral appendages का मतलब होता है फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स, लिटरली मतलब साइड में, at the successive nodes inserted to the leaves। क्या लिखा है? एपिक्स जो होती है, एपिक्स का मतलब टिप वाला हिस्सा जहां से लीव्स बन रही थी, वो प्रोड्यूस करेगा अलग अलग फ्लावर के अपेंडेजेस, यानी अलग अलग फ्लावर के पार्ट्स। कहां? लिटरली मतलब साइड में। लीव्स निकलनी चाहिए थी, इंसर्टेड ऑफ लीव्स, निकलनी चाहिए थी लीव्स, और निकल गए फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स। ठीक है। When a shoot tip transform into a flower that is always solitary, solitary का मतलब होता है अकेला। तो अगर शूट टिप कहीं, ये शूट टिप है, ये कहीं फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो रही है, तो यहां पर एक ही फ्लावर बनेगा, यानी एक सिंगल फ्लावर लगा हुआ होगा टिप के ऊपर। The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence, यानी कि अरेंजमेंट जो है फ्लावर्स का कहां? फ्लोरल एक्सिस के ऊपर। तो वहां किस तरह से फ्लावर्स लगे हुए हैं, दैट टाइप इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। देखो, डिपेंडिंग ऑन द वेदर द एपिक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू द ग्रो, two major types of the inflorescence are defined as racemose and cymose। क्या लिखा हुआ है? Depending whether the apex get developed into the flower। क्या एपिकल पार्ट के ऊपर फ्लावर लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है। और continues to grow, कंटिन्यू अगर वो एपिकल पार्ट ग्रो करता है कि नहीं करता है, इस बेस पर दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। एक बात बताता हूं आपको, जिस जगह पर फ्लावर लग जाता है ना, उस जगह पर ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। फ्लावर नहीं लगेगा, ग्रोथ कंटिन्यूस चलेगी। तो अब यहां आगे एक बात सुनो, इसके टिप पार्ट पर कोई फ्लावर नहीं लगा हुआ, तो ये टिप वाला पार्ट कंटिन्यूस ग्रो करेगा, आगे नई नई लीव्स निकालेगा। और इस जगह पर देखो फ्लावर लग गया, जब फ्लावर लग गया तो इसकी ग्रोथ लिमिटेड हो गई, अब ये और ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इस बेस पर क्या है, दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोस एंड साइमोस। In racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow and the flowers are born laterally is an acropetal succession। क्या लिखा है देखो, इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के अंदर मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यू ग्रो करती है, हाँ, क्योंकि टिप के ऊपर फ्लावर नहीं लगता। एंड द फ्लावर आर बोर्न लेटरली, लेटरली का मतलब साइड में, ऑन एन एक्रोपिटल सेशन। एक्रोपिटल का मतलब क्या होता है? देखो ये ओल्ड फ्लावर, पुराने फ्लावर नीचे लगे हुए और नए यंग फ्लावर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगे हुए। इसी चीज को हमने लीव्स में भी देखा था, लीव्स भी एक्रोपिटल ऑर्डर में लगी होती है, जस्ट सेम फ्लावर भी एक्रोपिटल ऑर्डर में हो सकते हैं। ये कंटिन्यूस ग्रो करेगा, एक्सिस जो होगी कंटिन्यूस ग्रो करेगी और नए नए फ्लावर्स बनाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। In cymose, the type of inflorescence, the main axis is terminates in a flower, hence that is limited in growth। तो यहां पर क्या होगा, टिप के ऊपर फ्लावर लगने के बाद इस फ्लावर की इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, और लिमिटेड ग्रोथ होने के कारण क्या होगा, ये प्लांट और ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, लेंथ उसकी नहीं बढ़ेगी। तो अब सर अगर नए फ्लावर बनने होंगे तो कैसे बनेंगे? नए फ्लावर्स बनने के लिए यहां साइड में नई नई ब्रांचेस बनेगी और नई नई ब्रांचेस बनने के बाद उन पर फ्लावर्स लगेंगे ऐसे। ठीक है ना, तो लेंथ वाइज नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो विड्थ वाइज बढ़ सकता है, चौड़ाई में बढ़ सकता है, ब्रांचेस ज्यादा निकल सकती हैं। ठीक है, दिस फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। बेसिपिटल का ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जस्ट टिप के ऊपर जो फ्लावर लगा हुआ है उसके नीचे नीचे होंगे सारे फ्लावर्स, जो नए फ्लावर निकलेंगे वो सारे नीचे नीचे की तरफ निकलेंगे। बिल्कुल सही। रेसिमोस और साइमोस ये दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लावर के बारे में। ठीक है, एक सिंगल फ्लावर का एग्जांपल लेकर के हम बात करते हैं। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर ही फ्लावर्स बनते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो के अंदर फ्लावर्स नहीं बनते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसी भी प्लांट की। ठीक है, इट मीन्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर मेल गैमेट्स भी होंगे, फीमेल गैमेट भी होंगे, दोनों आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एंड देन आफ्टर ऑल न्यू प्लांट बनेगा। ठीक है, a typical flower has 4 different kinds of whorls that are arranged successively on the swollen end of the stalk, that is pedicel, called thalamus or receptacle। क्या है, सुनो ध्यान से। बात करते हैं एक फ्लावर की, एक फ्लावर की बात करते हैं।
फ्लावर जिस जगह पर लगा हुआ होता है वो जगह थोड़ी सी फूली हुई सी होती है। ये हिस्सा जो है इसे हम थैलेमस बोलते हैं, थैलेमस या रेसेप्टेकल बोलते हैं। इसी के ऊपर फ्लावर के सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं। ओके, तो देखो, इट इज कॉल्ड थैलेमस और रेसेप्टेकल। दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जो 4 तरह के वोरल्स है। वोल्स वर्ड जो है ना, वोल्स वर्ड आया चक्र के लिए, साइकिल के लिए, कि एक ही जगह पर पूरा साइकिल बना हुआ बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, उसे वोरल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं मैं बताता हूं। ये देखो, बाहर की तरफ क्या होता है, फ्लावर के सबसे बाहर की तरफ ऐसे लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स लगी हुई होती हैं। इसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं। ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स लगी हुई होती हैं, ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स बोलते हैं। इनका जो पूरा साइकिल होता है, एक दो नहीं होते, पूरा साइकिल होता है, मतलब पूरा वोरल होता है इनका, उसको बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, और सिंगल यूनिट होती है उसको क्या बोलेंगे, सिंगल यूनिट को बोलते हैं सैपल, बोलते हैं सैपल सिंगल यूनिट को, और वोरल को बोलेंगे कैलिक्स। सिंगल यूनिट का अलग नाम होता है, पूरी साइकिल का या पूरे वोरल का अलग नाम होता है। वोरल को बोलते हैं कैलिक्स, सिंगल को बोलते हैं सैपल। ओके, तो देखो नंबर फर्स्ट कैलिक्स। नेक्स्ट वन इज, देखो पेटल्स लगी हुई होती हैं। पेटल्स होती है, वो भी एक या दो तो नहीं होती, पूरा साइकिल होता है, तो उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, कोरोला। कोरोला बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कोरोला। फिर उसके बाद मेल पार्ट आता है फ्लावर का, जो हमें पता होता है, ये होता है स्टेमन। और ये देखो कोरोला सेकंड, तीसरा होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है वो पूरे वोरल को बोलते हैं। ठीक है, और सिंगल जो होता है उसको बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन कहते हैं, ये स्टेमन है एक, और इस जगह पर बनेंगे पॉलन ग्रेन्स। यहां बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। ओके, और लास्ट वन इज फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट इज कॉल्ड पिस्टल। और ये फीमेल पार्ट भी एक ही फ्लावर में एक हो, ये कोई जरूरी नहीं है, मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं गाइनोशियम। तो सबसे लास्ट में देखो, ये एंड्रोशियम तीसरा और गाइनोशियम। गाइनोशियम, और सिंगल यूनिट जो होती है उसे कहते हैं पिस्टल। ठीक है, ये जो पार्ट्स होते हैं ये फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स हैं। देखो, कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स, while एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कैलिक्स और कोरोला क्या करते हैं मैं बता देता हूं आपको। देखो, अगर मैं बात करूं कैलिक्स की, कैलिक्स क्या करते हैं, जब फ्लावर बंद होता है, क्लोज होता है, वो अपनी बड स्टेज में होता है, तो वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, कोरोला जो होते हैं, यानी कि जो पेटल्स होती हैं, वो क्या करती है, कलर्ड होती है, चटक कलर की होने के कारण, एकदम ब्राइट कलर की होने के कारण क्या करती है, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये एसेसरी ऑर्गन्स है। लेकिन एंड्रोशियम जो है उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, तो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टल जो होता है उसके अंदर फीमेल पार्ट्स बनते हैं, यानी कि फीमेल गैमेट बनता है यहां अंदर की तरफ, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है कौन, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, और कैलिक्स और कोरोला जो है वो कैसे है, एसेसरी पार्ट्स है। In some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct and they are termed as perianth. लिली के फ्लावर में, ठीक है ना, इवन मैं कह सकता हूं एक फैमिली आती है लिलियेसी फैमिली, जिसके अंदर जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनमें कैलिक्स और कोरोला के बीच में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। हम देख करके ये पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा कैलिक्स है और कौन सा कोरोला है। तो इनके अंदर क्या होता है, एक्चुअली में सिर्फ सिंगल वोरल होता है, उसमें पता ही नहीं चलता कि कैलिक्स है कि कोरोला है ये, तो इसीलिए उसके लिए एक नए नाम दे देते हैं, पेरियंथ। ठीक है, जब मैं लिलियेसी फैमिली बताऊंगा तो मैं वहां ये नाम जरूर यूज करूंगा। ठीक है ना, when a flower has both androecium and gynoecium, that is bisexual,
एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है, ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। इसका एग्जांपल हो सकता है पी, मटर का प्लांट, ठीक है। अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन्स, या फिर एक फ्लावर के अंदर सिर्फ स्टेमन है यानी सिर्फ मेल पार्ट है, और कार्पल्स, कार्पल्स पिस्टल के लिए ये वर्ड यूज में आता है, दैट इज यूनिसेक्सुअल। तो अगर या मेल पार्ट या फीमेल पार्ट दोनों में से कोई एक है किसी फ्लावर के अंदर तो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। इसका एग्जांपल हो सकता है पपाया, पपाया, ठीक है। इन सिमेट्री ऑफ द फ्लावर इट मे बी एक्टिनोमॉर्फिक, दैट इज रेडियली सिमेट्रिकल, और जाइगोमॉर्फिक, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल। सुनो क्या है, मान लो ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, हमने ना उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटना है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कैसे काटा है? ऐसे काटते हैं, यूं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं। जब हम ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं तो जो फ्लावर के दो पार्ट्स बनते हैं, हम देखते हैं क्या वो दोनों एकदम इक्वल है क्या? अगर वो दोनों इक्वल है तो हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, इस प्लांट को या इस फ्लावर को, प्लांट को तो नहीं, इस फ्लावर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। मैंने एक तो इस प्लेन से काटा, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मैंने एक इस प्लेन से काटा, काट तो मैं लॉन्गिट्यूडिनल रहा हूं, ठीक है, तो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इक्वल। मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके किसी तीसरे प्लेन से काटा, चौथे प्लेन से काटा, कहीं से भी काट रहा हूं मैं, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। दैट फ्लावर इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। लेकिन कोई ऐसा फ्लावर जिसको मैं कहीं से भी काटूं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, एक पर्टिकुलर प्लेन से काटने पर ही वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जैसे अगर ये फ्लावर है, मैं यूं काट रहा हूं इस प्लेन से तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे काट रहा हूं तो वो दो इक्वल हाफ नहीं बना पा रहा है, दैट इज जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, when a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center। सीधा रेडियल प्लेन सेंटर से होता हुआ निकलना चाहिए वो, ठीक है। दैट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा और चिली। ये एग्जांपल्स याद रखना, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। when it can be divided into two similar halves only in a one particular ventral plane, sorry vertical plane, one particular vertical plane, इट इज जाइगोमॉर्फिक। एग्जांपल है पी, गुलमोहर, बीन और केसिया। ये एग्जांपल्स पर क्वेश्चन आए हुए हैं। अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक, इर्रेगुलर हो सकता है इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक फ्लावर। दैट एग्जांपल इज कैना। अगर किसी भी प्लेन से काटने पर कोई फ्लावर दो पार्ट्स में डिवाइड ना हो तो उसे बोलते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर, दैट एग्जांपल इज कैना, ठीक है। The flower may be trimerous, tetramerous or pentamerous when the floral appendages in the multiple of 3, 4, 5 respectively। अगर floral appendages 3, 4, 5 और उसके मल्टीपल पार्ट्स में लगे हुए हो तो वो कह सकते हैं कि वो ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है और पेंटामेरस है। अगर 3 के या उसके मल्टीपल में लगे हो तो ट्राइमेरस है, 4 या उसके मल्टीपल में लगे हो तो टेट्रामेरस है, 5 या उसके मल्टीपल में लगे हो तो पेंटामेरस है। Flowers with bracts, reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate flower and those without bracts are called ebracteate। क्या होता है सुनो ध्यान से। कुछ फ्लावर्स होते हैं, जैसे ये फ्लावर है, ये फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है, जनरली बना है फ्लावर। अगर उसके नीचे एक रिड्यूस्ड लीफ जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, ऐसे बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं ब्रैक्ट, उसे बोलते हैं ब्रैक्ट। अगर ये फ्लावर के नीचे छोटी सी रिड्यूस्ड लीफ है, दैट फ्लावर इज ब्रैक्टिएट फ्लावर। और अगर इस फ्लावर के नीचे छोटी सी लीफ नहीं है यानी ब्रैक्ट नहीं है, दैट फ्लावर इज ebracteate फ्लावर, करेक्ट। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम in respect to the ovary on thalamus, that flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये फ्लावर है, ये इसकी ओवरी है, ये इसकी क्या है, ओवरी है, फीमेल पार्ट है, ये उसका ओवरी वाला हिस्सा है, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करना है बाकी सारे पार्ट्स से कि ओवरी के कंपैरेटिवली ये बाकी सारे पार्ट्स कहां लगे हुए हैं। इस बेस पर 3 तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। और उनके ये रहे डायग्राम्स।
ये डायग्राम इस साल 2024 के अंदर आए थे। दोनों ही डायग्राम जो है वो 2024 नीट के एग्जाम में आए थे। इतना बढ़िया खेला हुआ है ना इस बुक ने इस डायग्राम के ऊपर। देखिए बताते हैं। नंबर फर्स्ट, हाइपोगाइनस फ्लावर्स। देखो हाइपोगाइनस फ्लावर जो है उसके अंदर क्या होता है, ओवरी जो है वो सबसे ऊपर की तरफ लगी हुई है। देखो ये रही ओवरी, ये सबसे ऊपर लगी हुई है और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स जो है वो ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। देखो ऐसे निकल रहे, ऐसे निकल रहे, ऐसे निकल रहे हैं। तो ऐसी ओवरी जो होती है इसे बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, कि ओवरी सबसे ऊपर है, सुपीरियर ओवरी है और बाकी सारे पार्ट्स ओवरी के नीचे से लग रहे हैं। तो ऐसा जो फ्लावर होता है जिसमें ओवरी सबसे सुपीरियर होती है और बाकी सारे पार्ट्स उसके नीचे से लगे हुए होते हैं, उसे बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, देखो इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम occupies the highest position while the other parts are situated below it। लिखा हुआ है गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट के लिए बढ़िया। तो ओवरी इन सच फ्लावर्स आर सेड टू बी सुपीरियर। एग्जांपल है इसका मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ये तीन एग्जांपल्स हैं ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं इनमें ओवरी सबसे सुपीरियर होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो। ये जो सेकंड और थर्ड जो डायग्राम दे रखे हैं ये दोनों दे रखे हैं पेरिगाइनस फ्लावर के। पेरिगाइनस फ्लावर में क्या होता है, ओवरी और बाकी सारे पार्ट्स जो हैं क्या है, ओवरी और बाकी सारे पार्ट्स जो है उनका लेवल सेम होता है। देखो यहां ये देखो ये ओवरी का लेवल है और बाकी सारे पार्ट्स जो हैं वो भी इसी लेवल पर लगे हैं, सेम लेवल पर। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं कि वो पेरिगाइनस फ्लावर है। सर क्यों झूठ बोल रहे हो, मेरे को सेकंड वाले फ्लावर में तो ऐसा दिख ही नहीं रहा है, ओवरी तो मेरे को नीचे दिख रही है और बाकी सारे के लेवल जो है वो तो ऊपर दिख रहा है। लेकिन एक ध्यान से सुनो, आपके बुक ने ना बी एंड सी, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड, इन दोनों को क्या बताया, पेरिगाइनस फ्लावर बताया है। और यही चीज आई थी, ये दोनों डायग्राम्स आए थे और उन्होंने पूछा था कि बताओ बी एंड सी जो डायग्राम है वो कैसा है, दोनों ही पेरिगाइनस है। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं आपको। हुआ क्या, जो थर्ड वाला डायग्राम जो है इसमें तो हमें सेम लेवल दिख रहा है। सेकंड वाले डायग्राम में क्या था, ये फ्लावर थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए, थोड़ा फैला हुआ होना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं फैला दूं तो क्या इनका लेवल और ओवरी का लेवल सेम आ जाएगा, सेम लेवल पे आ जाएगा? हाँ आ जाएगा ना। लेकिन पता है आपके एनसीईआरटी ने क्या किया है, उनके पास जगह नहीं थी इसलिए उन्होंने थोड़ा सा उसको कंप्रेस करके ऐसा बना के लिख दिया। ठीक है ना, लेकिन है ये दोनों क्या, पेरिगाइनस ही। ठीक है ना, तो देखो if the gynoecium is situated at the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost the same level, that is called perigynous flower. The ovary here is said to be half inferior, क्योंकि ना तो वो पूरी तरीके से ऊपर है और ना ही वो पूरी तरीके से नीचे, that is called half inferior. Example are plum, rose and peach. ठीक है, and the third one is epigynous. Epigynous क्या होता है, ये रही ओवरी और बाकी सारा का सारा पार्ट जो है वो उसके ऊपर से लगे हुए हैं। देखो ये रहे, ओवरी तो सबसे नीचे आ गई, बाकी सारे पार्ट्स जो है फ्लोरल पार्ट्स जो है वो ऊपर की तरफ लगे हुए हैं इसके, दैट इज कॉल्ड एपिगाइनस फ्लावर। यहां थैलेमस क्या होता है, यू ऊपर आकर के ओवरी को कवर अप कर लेता है। कवर अप करने के बाद में हम देखते हैं कि सारे पार्ट्स जो है वो ओवरी के ऊपर से लगे हुए हैं। देखो इन एपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलेमस, यानी किनारा, मार्जिन्स का मतलब किनारा, ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड एंड एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। यानी थैलेमस ग्रो करके ओवरी को कंप्लीटली फ्यूज कर देता है। देन द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, बाकी सारे पार्ट्स जो है वो ओवरी के ऊपर से निकलते हैं। हेंस द ओवरी सेड टू बी इंफीरियर, तो ओवरी से नीचे चली गई यहां तो उस ओवरी को कहेंगे दैट इज इंफीरियर ओवरी। एज द फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड क्यूकम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर आर एग्जांपल ऑफ एपिगाइनस फ्लावर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स की। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल वोल्स। जनरली एक फ्लावर जो होता है उसके पास 4 वोल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जो हमने पीछे देखे। नंबर फर्स्ट अभी बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स इज द आउटरमोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। पीछे भी देखा था हमने, वो जो लीफ की जैसी स्ट्रक्चर होती है जो बड स्टेज में फ्लावर की प्रोटेक्शन करती है, मतलब उनको प्रोटेक्ट करती है, उसे बोलते हैं कैलिक्स और सिंगल यूनिट सेपल। जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड
ठीक है। द कैलिक्स में बी गैमोसेपलस, सेपल्स यूनाइटेड, और पॉलीसेपलस, सेपल्स आर फ्री। ये देखो सेपल्स दिखा रखे हैं इस जगह पर, ये सेपल्स है और इसका पूरा गुच्छा जो होगा वो हो गया कैलिक्स। अभी आपको दिख रहा है कि ये जो सेपल्स है ये एक दूसरे से दूर दूर है, फ्री है, उस कंडीशन को बोलते हैं वो पॉलीसेपलस कंडीशन है। और अगर बाई चांस ये एक दूसरे से जुड़े हुए हो, फ्यूज्ड हो, उसको बोलते हैं यूनाइटेड है सेपल्स, और उस कंडीशन को बोलते हैं गैमोसेपलस। ठीक है। ये देखो ये फ्लावर है, फ्लावर में ये पेडिसल है यानी कि थैलेमस है, फिर सबसे बाहर की तरफ कैलिक्स, ये पेटल्स कोरोला, फिर एंड्रोशियम, और लास्ट पार्ट सेंटर वाला दैट इज गाइनोशियम। अब इनको अलग अलग करके यहां दिखा रखा है, ये कैलिक्स, ये कोरोला, ये एंड्रोशियम और ये गाइनोशियम। अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर कोरोला की, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। किससे बना होता है कोरोला? पेटल्स से बना होता है। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू द अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन। कोरोला कैसा होता है? ब्राइट कलर वाला होता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। लाइक कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो बी गैमोपेटलस, जैसे ना गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस वर्ड यूज करता है सेपल्स के लिए, तो पेटल्स के लिए वर्ड यूज आएगा गैमो पेटल्स। पेटल्स के लिए वर्ड यूज में आएगा गैमोपेटलस अगर पेटल्स जुड़े हुए हैं तो, और पॉलीपेटलस अगर पेटल्स फ्री हैं तो। द शेप कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। हर प्लांट्स में इनका कलर अलग अलग होता है, किसी में रेड कलर का होता है, ब्लू कलर के हो सकते हैं, ऑरेंज कलर के हो सकते हैं, मल्टीपल कलर्स होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के हिसाब से। कोरोला में भी ट्यूबुलर, वो ट्यूबुलर हो सकते हैं, बेल शेप्ड हो सकते हैं, फनल शेप्ड हो सकते हैं, और व्हील शेप्ड भी हो सकते हैं। इनका शेप भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे छोटे से टॉपिक की जिसको कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? किसी फ्लावर के अंदर किस तरह से अरेंज्ड है पेटल्स, उस अरेंजमेंट को कहते हैं एस्टिवेशन। तो 4 तरह के एस्टिवेशन आपके कोर्स में, और इनके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आता है। या तो एस्टिवेशन पूछ लेते हैं या फिर इसके एग्जांपल्स दे देते हैं, एग्जांपल्स पूछ लेते हैं कि ऐसा एस्टिवेशन किस में मिलता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन आता जरूर है। देखो, द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। 4 तरह के एस्टिवेशन है। When sepals or petals in a whorl just touch to another at the margins without overlapping as the calotropis, it is said to be valvate। देखो सबसे फर्स्ट बात करते हैं वेलवेट की। इसमें देखो पेटल्स जो है वो, या फिर सेपल्स भी, पेटल्स के लिए भी यूज में लिया जाता है एस्टिवेशन, और सेपल्स के लिए भी यूज में लिया जाता है। ठीक है ना। तो अगर पेटल्स या सेपल्स एक दूसरे के पास में जुड़े हैं और उसके किनारे जस्ट टच कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन, जो कि कैलाट्रोपिस में होता है। ठीक है। सेकंड देखो, इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस, अपेंडेजेस का मतलब किसी भी के लिए भी, पेटल्स के लिए यूज आ सकता है, सेपल्स के लिए भी यूज में आता है, ओवरलैप दैट द नेक्स्ट वन एंड सो ऑज इन इट चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड द कॉटन दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। अब यहां क्या है देखो, इस एस्टिवेशन के अंदर देखो, इसका एक अपेंडेजेस के अंदर एक किनारा अंदर एक बाहर, ऐसे, फिर एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ऐसा दिख रहा है आपको? तो ऐसा जो एस्टिवेशन होता है उसे बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसके अंदर किस में होता है? ये चाइना रोज में हो सकता है, लेडी फिंगर में हो सकता है, और कॉटन में हो सकता है। इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। एंड द थर्ड वन इज if the margins of sepals or petals are overlapped one to another but not in any particular direction is cassia and gulmohar, this estivation is called imbricate। अगर एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए पेटल्स या सेपल्स कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बना रहे, इस जगह पर देखो किसी के दोनों किनारे अंदर है, देखो ऐसे यूं और यूं देख, किसी का एक किनारा अंदर एक बाहर है, ऐसे, इसका एक बाहर एक किनारा अंदर, इसके दोनों किनारे बाहर, मतलब कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है इनका, तो उसे बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। किसमें? केसिया में और गुलमोहर में मिलता है। इन दूसरा और लास्ट, मतलब 4th नंबर और लास्ट आता है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या होता है? इधर देखो, जो सबसे बड़ा एक पेटल होता है, उसके बाद 2 लेटरल पेटल्स होते हैं और 2 सबसे स्मॉलेस्ट पेटल्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, कुछ इस तरह से, ऐसे और ऐसे, और ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं।
तो टोटल कितने पेटल्स हुए? 5 हुए। देखो, इन पी एंड बीन्स, किसमें? मटर में और बीन में। दीज आर द 5 पेटल्स दैट आर लार्जेस्ट एक होता है जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, एंड ओवरलैप्स 2 लेटरल पेटल्स, ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को बोलते हैं विंग्स। तो यहां जो सबसे बड़ा वाला है उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे, इन दोनों छोटों को क्या बोलेंगे? विंग्स, जो लेटरल यानी साइड में लगे हुए हैं, which turn overlap to the 2 smallest anterior petals that is called keel, और दो जो सबसे छोटे वाले हैं उन्हें बोलेंगे कील। ये दो छोटे वाले जो हैं इन्हें बोलते हैं कील। ओके, This type of estivation is known as vexillary और papilionaceous। papilionaceous का मतलब पता है क्या होता है? Papilionaceae फैमिली होती है। Papilionaceae फैमिली के अंदर जितने भी फ्लावर्स मिलते हैं उन सब में इसी तरह का एस्टिवेशन मिलता है, इसीलिए Papilionaceous इन्फ्लोरेसेंस जो है वो बोल दिया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस नहीं, Papilionaceous एस्टिवेशन बोल दिया जाता है। एंड्रोशियम यानी थर्ड वोल प्लांट का ये मेल पार्ट होता है, ठीक है। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स, कई सारे स्टेमन्स जो होते हैं उनका जो गुच्छा होता है उसी को तो स्टेमन बोलते हैं, उन्हीं को तो एंड्रोशियम बोलते हैं। ये देखो इस तरह का ये स्टेमन है। एक स्टेमन के अंदर ये वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। ये पतला सा होता है फिलामेंट, बहुत थिन और सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, और ऊपर जो दो आपको हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ऐसे दो पार्ट्स दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं एंथर। ये एंथर है, क्या है? एंथर है। यहां बनेंगे पॉलन ग्रेन्स। ईच स्टेमन इज रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और फिलामेंट एंड एंथर। सबसे पहला स्टॉक या फिलामेंट बोल सकते हैं, दूसरा हिस्सा एंथर है। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड, दो पार्ट्स हैं, बाइलोब, एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स ऑफ द पॉलन सैक्स। हमेशा अगर मैं एक देखो, ये से बाइलोब्ड है, तो एक लोब के अंदर 2 छोटे छोटे चैम्बर्स और मिलेंगे, उन्हें बोलेंगे पॉलन सैक। यहां पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, यहां पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, यहां पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, यहां पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो एक चैम्बर में 2 पॉलन सैक मिलेंगे ना, एंड 2 चैम्बर्स ऑफ द पॉलन सैक। द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक्स। इन्हीं पॉलन सैक में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि ऐसे स्टेमन्स जो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते उन्हें स्टेराइल स्टेमन बोलते हैं, और उनके लिए वर्ड यूज में आता है स्टेमिनोड, ठीक है। The stamens of flower may be united with other members such as petals or among themselves। कभी कभी स्टेमन्स जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं फ्लावर के दूसरे पार्ट से और या फिर खुद से ही। कैसे? जैसे ये पेटल्स हैं, कभी कभी जो स्टेमन्स होंगे वो स्टेमन्स यहां से निकल रहे होंगे। बताओ, ये तो पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ हो गया, या कभी कभी वो इस जगह पर ऐसे जुड़े हुए हो सकते हैं, और कभी कभी वो आपस में भी जुड़े हो सकते हैं, यानी यूनाइटेड होते हैं। ये ऐसे आपस में भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ओके, when stamens are attached to the petals they are epipetalous such as brinjal or epiphyllous when attached to the perianth as in the flowers of lily। क्या होता है? कभी कभी स्टेमन्स पेटल्स के साथ अरेंज रहते हैं तो उसको एपिपेटलस कंडीशन बोलते हैं, जैसे ब्रिंजल में। और एपिफिलस कंडीशन कब बोली जाती है? जब वो पेरियंथ के साथ जुड़े होते हैं। पेरियंथ क्या होता है? जिसमें हम सेपल्स और पेटल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उसे बोलते हैं एपिफेलस, और लिली के फ्लावर में ऐसा देखा जाता है। The stamens in a flower may be either remain free, हो सकते हैं कई सारे स्टेमन्स हैं वो आपस में फ्री हों, that is called polyandrous condition, और may be united, हो सकता है वो आपस में जुड़े हों, जैसा मैंने अभी पहले बताया था, in varying degrees, यानी अलग अलग टाइप से जुड़े हो सकते हैं। कैसे? देखते हैं। If the stamens may be united into the one bunch or one bundle, that is called monoadelphous condition. As a China rose, तो क्या होता है? अगर मान लो बहुत सारे स्टेमन्स हैं और वो स्टेमन्स आपस में जुड़े हुए हैं यू, और एक ही बंडल बना रहे हैं, उसे बोलते हैं मोनोएडेल्फस कंडीशन, दैट इज चाइना रोज। और 2 बंडल्स, 2 बंडल्स में जुड़े हो सकते हैं, ये ऐसे यू
जुड़े हो सकते हैं, उसे बोलते हैं डाइएडल्फस कंडीशन सच एज पी, एंड इनटू मोर देन 2 बंडल्स इसको बोलते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन, दैट इज सिट्रस। जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ऐसे ही स्टेमन्स मिलते हैं। देयर मे बी वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर एज अ साल्विया एंड मस्टर्ड, ये भी क्वेश्चन देखे गए हैं। साल्विया एंड मस्टर्ड के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर कई सारे पॉलन ग्रेन्स, कई सारे स्टेमन्स जो होते हैं उन स्टेमन्स की लेंथ अलग अलग हो सकती है। जैसे कुछ स्टेमन्स ऐसे शॉर्ट होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, ऐसे देखे गए हैं, अलग अलग वेरिएशंस देखे गए हैं फिलामेंट की लंबाई में। Then gynoecium. Gynoecium is the female reproductive part of the flower and is made up of one or more carpels. कई बार क्या होता है, एक कार्पल या एक से ज्यादा कार्पल से बना हुआ हो सकता है एक गाइनोशियम, ठीक है। ये है, इसे हम कार्पल कह देते हैं या पिस्टल कह देते हैं, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, सिलेंड्रिकल ट्यूबल पार्ट स्टाइल, एंड लास्ट वन इज ओवरी, जो सबसे बेसल पार्ट है और इसे बल्ब यानी फूला हुआ हिस्सा होता है, ठीक है। A carpel consists of the 3 parts, namely stigma, style and ovary. Ovary is enlarged basal part. Ovary कैसा है, enlarged यानी बड़ा पार्ट है, basal का मतलब एकदम नीचे वाला हिस्सा है। On which lies the elongated tube, the style, और उसके ऊपर elongated tube होती है जिसको style बोलते हैं। The style connects the ovary to the stigma. Style कैसे होती है, स्टाइल ये रही, स्टाइल ओवरी और स्टिग्मा को आपस में कनेक्ट रखती है, ठीक है। The stigma is usually at the tip of the style and the receptive surface of the pollen grains. स्टिग्मा सबसे ऊपर की तरफ लगी होती है, हाँ ये सबसे ऊपर की तरफ लगी हुई है स्टिग्मा, और यहीं पर pollen grains आकर के गिरते हैं, ठीक है। Each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion-like placenta. हर एक ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, सुनो, इस ओवरी के अंदर ऐसे जैसे कुशन लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे प्लेसेंटा बोलते हैं, और उसके ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर लगी होती है जिन्हें हम बोलते हैं ओव्यूल्स। ये होते हैं ओव्यूल्स। क्या होता है ओव्यूल्स, ओव्यूल्स ही आगे चल करके कन्वर्ट होता है किसमें, सीड में, सीड में कन्वर्ट होता है। ये ओव्यूल्स है, यही आगे चलेंगे और सीड में कन्वर्ट होगी, ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी, इसीलिए तो फ्रूट में सीड मिलते हैं, है ना। तो देखो, when more than one carpel is present, they may be free as in lotus and rose. कई बार क्या होता है, अगर एक से ज्यादा कार्पल्स होंगे और वो फ्री होंगे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन, ठीक है। देखो बताता हूं, मान लो ये एक रेसेप्टेकल या थैलेमस है, यहां यूं कई सारे कार्पल्स हैं यहां पे और ये फ्री हैं एक दूसरे से, तो कैसी कंडीशन है, लोटस में ऐसा होता है और रोज में ऐसा होता है, उसको एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं। दे आर टर्म्ड सिनकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। मस्टर्ड और टोमेटो में क्या होता है, ये फ्यूज हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये भी देख लो, ये ऐसे। तो यहां क्या आपको दिख रहे थे कि यहां 3 कार्पल्स हैं, 3 कार्पल्स हैं, ये तीनों फ्यूज हो गए हैं और ये एक कॉमन ओवरी बन गई है। लेकिन आपको पता है इस ओवरी के अंदर 3 चैम्बर्स जरूर मिलेंगे, जिससे कि ये पता चलेगा कि ये 3 अलग अलग ओवरीज के फ्यूज होने से बनी है। पता है ये कुछ इस तरह से दिखेगी आपको, इस ओवरी को अगर काटेंगे ना तो कुछ इस तरह से दिखेगी। ये ओवरी है, इसको मैं यूं काट देता हूं हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, इसका ट्रांसफर सेक्शन काटता हूं तो ओवरी मुझे कुछ इस तरह से दिखेगी। इसका मतलब ये होता है कि ये 3 अलग अलग ओवरीज जब आपस में फ्यूज हुई है तब बनी है एक सिंगल ओवरी। After fertilization, the ovules develop into seeds and the ovary matures into a fruit. Fertilization के बाद ओवरी जो है वो तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने बताया था अभी पीछे,
ओवल्स सीड में कन्वर्ट होते हैं और ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। एक अरेंजमेंट है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या है सुनो, किसी ओवरी के अंदर, किसी भी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स किस तरह से लगे हुए हैं, उनका जो अरेंजमेंट है उसे बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, देखते हैं 5 तरह का प्लेसेंटेशन है अपने कोर्स में। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ठीक है, द प्लेसेंटेशन आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेमली एक्सियल, मार्जिनल, पैराइटल, बेसल, फ्री सेंट्रल या सेंट्रल भी बोल सकते हैं, एंड फ्री सेंट्रल। ठीक है, 1 2 3 4 5 तरह के हैं। द मार्जिनल प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर एंड द ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग द 2 rows एज इन P। देखो क्या है, किसी ओवरी के एकदम साइड में ऐसे ओव्यूल्स लगे हुए हैं, और अगर बाई चांस मैं उस ओवरी को खोलता हूं तो उसकी 2 रोज बन जाती है। और ऐसा ही होता है एग्जैक्टली। आप कभी मटर को खोल करके देखो कि मटर के आधे दाने एक तरफ चले जाएंगे और आधे दाने दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो ऐसा जो प्लेसेंटेशन होता है जहां किनारे किनारे पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं और खोलने पर उसको 2 रोज बनाते हैं, वो उसे बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसका एग्जांपल है मटर। तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन। नंबर 2, व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन इट ऑन मल्टीलोक्यूलर ओवरी। देखो यहां ओवरी को काट करके देखा तो इस जगह पर ये रहा प्लेसेंटा और इस जगह पर ये लगे हुए ओव्यूल एकदम सेंटर पर लगे हुए। द प्लेसेंटेशन सेड टू बी एक्सियल एज इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। ऐसा हो सकता है, ये रहे ओव्यूल लगे हुए। और आप देखोगे अगर ऐसा फ्रूट होता है कोई, आप लेमन को काट करके देखो, आप टोमेटो को काट करके देखो, तो आपको इसी तरह से सीड्स लगे हुए दिखेंगे, क्योंकि ओव्यूल से तो सीड में कन्वर्ट होते हैं। और यही लॉक्यूल्स दिखेंगे ओवरी के अंदर। ठीक है, मल्टीलोक्यूलर ओवरी। देखो 1 2 3, इसका मतलब समझ रहे हो आप, यहां 3 अलग अलग तरह के जो कार्पल्स थे वो जब फ्यूज हुए तब जाकर के यहां ओवरी बनी, मतलब यहां सिनकार्पस कंडीशन है। ठीक है, the parietal placentation, ovules develop on the inner wall of ovary on peripheral part। ठीक है, देखो तीसरा पैराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, अंदर वाले सरफेस के ऊपर इस जगह पर ओव्यूल्स डेवलप होते हैं, इस जगह पर। पेरिफेरल पार्ट का मतलब किनारे किनारे के ऊपर। ओवरी इज 1 चैम्बर्ड। ठीक है, ओवरी में एक ही चैम्बर दिखाई दे रहा है, बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। तो कभी कभी क्या होता है, इनके बीच में से फॉल्स सेप्टम बन जाता है, फॉल्स सेप्टम। ठीक है, तो इसके कारण मल्टी लोक्यूलर हो जाती है। मल्टी लोक्यूलर तो नहीं कह सकता मैं, बाइलोक्यूलर बोलूं तो ज्यादा सही है। ठीक है, is 2 chambered due to formation of false septum। एग्जांपल दैट इज मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। ये दोनों पर क्वेश्चन आए हुए हैं, मस्टर्ड पे और आर्जिमोन पे। तीसरा देखिए, when the ovules are born on the central axis and septa are absent। सेंट्रल एक्सिस के ऊपर ओव्यूल्स लगे हुए हैं लेकिन सेप्टा नहीं है। इसमें फर्क है, देखो यहां सेप्टा है, यहां सेप्टा नहीं है, लॉक्यूल एक ही है इसके अंदर। That is dianthus and primrose and the placentation is called free central। और लास्ट इज अ बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल का मतलब ओवरी के एकदम बेस पे लगा हुआ है ये ओव्यूल, और सिंगल ओव्यूल है। बेसल प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी एंड द सिंगल ओव्यूल अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड। ये 2 एग्जांपल्स हो सकते हैं बेसल पार्ट के। यहां हमने खत्म किया प्लेसेंटेशन। ठीक इसी के साथ ही फ्लावर का पार्ट जो है वो यहां खत्म होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में और इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।